हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक नया अध्याय जोड़ने आए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे वीडियोस टॉपिक्स आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो मैं थोड़ी पढ़ाई के बारे में थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। जो स्टूडेंट्स अगर एमपी से बिलोंग करते हैं तो वो एमपी पीएससी के वर्तमान में फॉर्म चल रहे हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में यूपीएससी के फॉर्म भी आ जाएंगे। तो बस मैं यही आप लोगों से अपील करता हूँ या आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को रोके ना, क्योंकि आप अगर पढ़ाई को रोक दोगे तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। मैं बताता हूँ, एक खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कुछ दिनों तक अगर हम पढ़ाई बंद कर देते हैं तो कोई क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछता है या हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमें फिर ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है या हमें आता नहीं है। तो एग्ज़ाम आपका पास में हो या दूर हो, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक आपको पढ़ते रहना है। तो उससे यही होता है कि एक तो आपको नए नए प्रश्न मिलते हैं, पढ़ने का जो तरीका होता है वो आपका बना रहता है, हैबिट बनी रहती है। ठीक है, तो ये पढ़ाई जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है, जब तक आप जॉब नहीं करने लगते हैं, कोई भी जॉब, प्राइवेट जॉब, तब तक आपको पढ़ते रहना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। बीच में पढ़ाई छोड़ने से कोई मतलब नहीं। अगर आपने ठान लिया है, मैं आपको बताऊं, अगर आपने ठान लिया है कि हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको छोड़ना नहीं है। जब तक आपकी जो आपने ड्रीम देखा है, जो आपकी मंजिल है, जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए। बहुत से आपने देखे हैं, बहुत सी स्टोरियाँ देखी हैं, बायोपिक वगैरह देखी हैं आपने, तो इसमें आप देखते हैं कि अगर आप लगे रहेंगे, यूपीएससी का भी पीएससी का भी यही है कि अगर आप उसको जो समय उसने मांगा है, जो सेक्रीफाइस उसने मांगा है एग्ज़ाम ने, अगर आपने उतना दिया है और आप लगे हो उसके साथ ईमानदारी से, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। ओके, तो हमारी जो सीरीज़ है उस पर हम वापस आते हैं। वो जो हमारी सीरीज़ है वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए हम इसको पढ़ सकते हैं, यानी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, तो जितने भी स्टेट पीएससी होते हैं वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम्स आप पढ़ेंगे, जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे, उसके लिए आप ये ले सकते हैं। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग कैसे है। मैं पहले एमसीक्यूज़ कराता हूँ, उससे आपकी एक समझ विकसित होती है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें, अगर हम खुद भी अपनी टेस्ट सीरीज़ बनाएं तो हम वो भी बना सकते हैं। और जो तरीका है वो एक तरफ से है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक हमने उठा लिया जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा या जो ज़्यादा लोगों को लोकप्रिय है, वो टॉपिक नहीं उठाना है, क्योंकि वो टॉपिक उठा लोगे बच्चे को समझ में भी आ जाएगा, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है वो समझ में नहीं आएगी वहाँ से। तो हमें एक तरफ से पढ़ते हुए चलना है। जैसा कि हमने इस सीरीज़ में देखा है, हमने पूरा टॉपिक 1 से लेकर इस शुरू किया है। ठीक है, अभी हम मृदा पर आए हैं तो पूरा हम एक तरफ से पढ़ते हुए आए हैं, बीच में से हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार यहाँ पर आया है, जो क्लास देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ वो पूरी वीडियो जाकर देखें, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर फ़ायदा होगा। और आपको कौन सी क्लास लेना है वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है ना। तो हमारा जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, मृदा स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने जलवायु पढ़ा था। जलवायु से पहले हमने रिवर पढ़ी थी, नदियाँ, अपवाह तंत्र।
उससे पहले हमने हिमालय वगैरह जो प्रायद्वीपीय भारत है वो सब कुछ, हिमालय वगैरह उत्तर भारत सब उसमें हमने देखा। तो आप अगर अपनी जनवरी को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एक तरफ से पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में अब क्वेश्चंस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो पहले कुछ वीडियो में हमने मृदा देखा, उसको समझा, उसका क्लासिफिकेशन समझा। ओके, अब उसके बाद कुछ ऐसे अन्य तथ्य थे जिसको मैंने बताया था, अन्य तथ्य जैसे अपरदन हो गया ठीक है ना, भूस्खलन हो गया, अवनलका हो गया, तो ये सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो बस आपसे यही अनुरोध है कि आप अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जिनको पूरी फुल क्लासेस ज्योग्राफी की नहीं मिल पा रही हैं उनको वो क्लास यहाँ पर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक चीज़, ये सब आपके प्री और मेंस में, अगर मैं पीएससी की, एमपीपीएससी बार बार इसलिए निकल जाता है क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। एमपीपीएससी बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो चीज़ निकल जाता है ना। तो जितने भी स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें देखें, यूपीएससी में देखें तो मिट्टी का जो चैप्टर है, यानी जो मृदा का चैप्टर है, सॉइल का जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों की हिसाब से बात कर रहा हूँ, प्री और मेंस के हिसाब से। अभी आप खुद देखोगे कि इसमें मेंस के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, और प्री के हिसाब से तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और आप उसमें करते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मृदा अपरदन कि सॉइल इरोजन क्या होता है, मृदा अपरदन होता क्या है, उसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है वो सब समझेंगे, बस आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। मृदा अपरदन वस्तुतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का क्षय होना। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो होती है, जैसे हमने जो सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था उसमें 4 परतें बताई गई थी। ठीक है, उसमें जो सबसे ऊपरी होती ए स्थिति वाली होती है उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो उसका जो क्षय होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका क्षय होना या उसका बहना, टूटना, वो क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। सबसे ऊपरी परत का क्षय होने का अर्थ है समस्त व्यावहारिक प्रक्रियाओं हेतु मिट्टी का बेकार हो जाना। मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी परत का अनाच्छादन होता है, जो कि मिट्टी के क्षरण का एक रूप होता है। मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको कि जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा अपरदन क्या होता है, उसके कारण समझाइए तथा उसके प्रकारों को बताइए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने प्रश्न को कैसे स्टार्ट करोगे कि मृदा अपरदन क्या होता है वो समझाओगे। ठीक है ना, फिर आपको कारण बताना है, फिर आपको प्रकार बताना है। ठीक है, अगर आपसे सुझाव पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसको रोके कैसे, तो जो कारण होते हैं ना उन्हीं को अगर हम सुधार देंगे, जो कारण जिनकी वजह से होता है उनको हम अगर सुधार देंगे, उनका अपोजिट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बचाने के उपाय। ठीक है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि 6 कारकों जैसे पानी हो गया, बर्फ, हवा, पौधों और जानवरों की गतिशील गतिविधि के कारण होता है। इसके कारण ये दिए कि मतलब छोटे हिसाब से मैं कारण बता रहा हूँ कि ये कारण हो सकते हैं। मृदा अपरदन प्रमुख रूप से जल वायु द्वारा होता है। यदि जल व वायु का वेग तीव्र होता है तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया कैसी होती है, तीव्र होती है। ओके, फिर उसके बाद जो मृदा अपरदन होता है उसके कारण क्या क्या होते हैं। पहला कारण क्या है, मिट्टी की बनावट। यदि मिट्टी ढीली है, जैसे कोई मिट्टी या किसी क्षेत्र की, सब क्षेत्र पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो अगर किसी जगह की मिट्टी की बनावट कैसी है, ढीली है,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि मिट्टी में छोटे अनाज अधिक होंगे और खुली संरचना तेज़ी से क्षरण होगा। कोई भी चीज़, अगर आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप मिट्टी कहीं डाल देते हो, अगर आप उसके पंखे की सहायता से उड़ाओगे तो वो आसानी से उड़ जाएगी। वहीं अगर मिट्टी को आप दबा के रख दोगे तो वो नहीं उड़ेगी। फिर दूसरा कारण है ढलान। अगर किसी जगह पर ढलान ज़्यादा है, पहाड़ी की बात करूं, पहाड़ी क्षेत्र की मैं बात करूं, तो अगर ढलान ज़्यादा तो वहाँ पर क्या होगी, मिट्टी का अपरदन भी ज़्यादा होगा। आप देखना, सीढ़ीदार खेती होती है, जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसे, जैसे मान लो जो पहाड़ी है तो यहाँ पर जो भी खेत होंगे, अगर ऐसे खेत यहाँ पर बहुत कम समतल एरिया होता है तो यहाँ पर जो खेत बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा जगह बनाई जाती है। कैसी जगह बनाई जाती है, सीढ़ी नुमा। तो इसका कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो पानी बह कर गया या मिट्टी बह कर गई वो इस जगह पर जमा हो जाएगी, यहाँ पर समझिए यहाँ पर जमा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो मिट्टी आई पानी के साथ वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लो मिट्टी की मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ से जो अपरदन होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यही एक साइकिल चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर मिट्टी की ज़्यादा कमी नहीं हो पाती है। हालांकि कुछ समय बाद हो जाती है, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। अगर मैं सीधे पहाड़ की बात करूँ सीधा, तो यहाँ से सीधा मिट्टी नीचे बहकर आएगी। अगर सीढ़ीनुमा क्षेत्र होंगे तो यहाँ पर पानी भी रुकेगा, पानी रुकेगा तो मिट्टी भी रुकेगी। ओके। फिर उसके बाद अगला जो कारण है वो क्या है, वर्षा की तीव्रता या मात्रा। अगर वर्षा कहीं बहुत तेज होने लगेगी या उसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो उस क्षेत्र का अपरदन क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए, अधिक तीव्र वर्षा, अधिक कटाव, यदि भूमि पर अधिक पेड़ मौजूद हों तो यह थोड़ा धीमा हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं, इसलिए मिट्टी क्या होती है, बह नहीं पाती है। उसके बाद अगली जो गतिविधियां हैं वो कौन सी गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियां। मानवीय गतिविधियों में कृषि पद्धति हो गई, वनों की कटाई हो गई, सड़क निर्माण हो गया, शहरीकरण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ये सब मानव जनित है, मानव द्वारा उत्पन्न कारण है मिट्टी अपरदन के। ये सब आप आसानी से पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं। अगर वनों की कटाई होगी तो देखिए, मृदा संसाधनों में खूब प्रबंधित उपयोग, जैसे वन आवरण को हटाने से मिट्टी भारी क्षरण होता है। भूमि की बढ़ती मांग के कारण मानव वनों की कटाई में अधिक रुचि ले रहा है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी की ऊपरी परत को बांधने का काम करती है। उसके बाद जो इसके प्रकार है, अगर जैसे मैं पीछे इसको वापस करूं, अगर आपसे इसके उपाय एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इसके उपाय क्या क्या है, तो उपाय क्या है, ये वनों की कटाई को कम कर देना, अगर सड़कें बनाना है तो उसका प्रबंध कर देना कि मिट्टी का कटाव ना हो। शहरीकरण अगर आपको करना है तो आपको ध्यान में रखना है कि वनों की कटाई ना हो, वनों की कटाई के साथ साथ जो वहाँ की मिट्टी है उसको क्षति ना पहुँचे, ठीक है। अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पर जैसे कृषि है, जैसे ढलान है, ढलान के अनुसार हमें वहाँ के एरिया को बनाना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव कम हो जाए, ठीक है। मृदा अपरदन के जो प्रकार होते हैं इसमें आप बहुत सी चीज़ समझेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन अगर प्री में पूछा जाए कि सीट अपरदन क्या होता है, अगर मेंस में भी आपसे अगर पूछा जाता है तो मेंस में आप ये बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सीट अपरदन क्या होता है, जब एक बड़े सतह क्षेत्र से मिट्टी की एक पतली परत को समान रूप से हटा दिया जाता है तो उसे सीट अपरदन कहा जाता है। एक पतली सीट के समान अगर मिट्टी को हटा दिया जाता है या हट जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, सीट अपरदन। आमतौर पर बहते पानी के कारण ये होता है। तो सीट अपरदन का कारण क्या है, बहता हुआ पानी।
फिर दूसरा प्रकार है रील अपरदन। जब वर्षा होती है तो तेज़ी से बहता पानी क्षेत्र के ऊपर उंगली के आकार के खांचे या दरार पैदा करता है। जैसे कि अगर कहीं थोड़ी सी ढलान है तो यहाँ से जो पानी बहेगा वो क्या करता है, पानी जितना धार होती है उतनी धार का क्या कर देता है, वो जगह बना देता है मिट्टी में। यहाँ पर लिखा उंगली के आकार का। फिर तीसरा जो प्रकार है वो क्या, गुली अपरदन या अवनालिका। ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि अवनालिका क्या होता है। यह मृदा अपरदन का अधिक प्रमुख प्रकार है। जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो गहरी गुहाएं या नाले बनते हैं। ये यू आकार के भी हो सकते हैं, ये वी आकार के भी हो सकते हैं। तो ये प्रकार भी हैं और एक स्टेज भी आप मान सकते हैं कि ये मृदा अपरदन की एक स्टेज है। सबसे कम जो मृदा का अपरदन होता है वो शीट अपरदन होता है। फिर उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रील अपरदन होता है। फिर उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जो गुली अपरदन या अवनालिका होता है। फिर जो चौथी स्टेज या चौथा जो प्रकार है अपरदन का वो क्या है, स्लिप अपरदन। यह पहाड़ियों और पहाड़ों की ढलानों पर भारी वर्षा के कारण होता है। फिर उसके बाद अगला जो प्रकार है वो स्ट्रीम बैक अपरदन। बरसात के मौसम में जब तेज गति से बहने वाली धाराएं किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं तो वे मिट्टी को काटकर किनारों में गुफाएं बना लेती हैं। ये सब प्रकार आपसे अगर पूछे जाते हैं कि स्ट्रीम बैक ये किसका का प्रकार है तो आप आसानी से बता देना। फिर भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, इसको इंग्लिश में लैंडस्लाइड भी बोलते हैं। ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आपने बहुत से वीडियोस रील्स वगैरह देखी होंगी, उसमें आपको देखने को मिलता है। ये भूस्खलन एक ढलान से चट्टान, पृथ्वी या मलबे का अचानक धीरे धीरे लंबे समय तक खिसकना। भूस्खलन की घटना ढलान की प्रतिरोधी शक्तियों से अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप होती है। सीधी भाषा में समझे, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से अगर कोई मिट्टी ढीली हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की तरफ आती है, उसको हम लैंडस्लाइड या भूस्खलन बोलते हैं। विभिन्न बाहरी कारक भूस्खलन में योगदान देते हैं, जैसे तीव्र वर्षा, ढलान के आधार पर कटाव, भूमि के जो कारण भौतिक ताकत है, ये सब क्या है उसके कारण है एक। फिर इनके जो कारण है उनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। भूस्खलन के कारण। भूस्खलन विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण हो सकता है। प्राकृतिक कारक हो गए और मानव प्रेरित, दोनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक कारणों को। प्राकृतिक कारण कौन से होते वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक कारण में हम समझेंगे वर्षा। वर्षा कोई मानव जनित कारण नहीं है। ठीक है, भारी वर्षा या लंबे समय तक वर्षा जमीन को संतृप्त कर सकती है, जिससे छिद्रों में पानी का दबाव बढ़ सकता है और मिट्टी की स्थिरता कम हो सकती है। अतिरिक्त पानी ढलान को कमज़ोर कर देता है। अगर वर्षा का पानी किसी सतह के अंदर घुस जाएगा और वो उस सतह को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है, यानी जो ढलान होगी उसको कमज़ोर कर देगा, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आने लगता है। तो ये वर्षा का एक कारण हो गया, वर्षा एक कारण हो गया भूस्खलन का। दूसरा जो कारण है भूस्खलन का, ढलान या भूविज्ञान। खड़ी ढलान, कमज़ोर चट्टान संरचनाएं या स्थिर मिट्टी ढलान की विफलता में योगदान कर सकती है। जब किसी ढलान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसकी स्थिरता पर काबू पा लेता है तो भूस्खलन होता है। फिर अगला कारण है भूकंप। भूकंप के वजह से ज़मीन हिलती है, तो उस वजह से भी
भूस्खलन होता है। फिर अगला जो कारण है वो है वनों की कटाई। अभी वनों की कटाई से हमने क्या समझाया था? वनों की कटाई से कुछ नहीं है, जैसे हमने अभी मृदा अपरदन समझा था वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है। जैसे जो वृक्ष होते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं? पकड़ने का काम करते हैं। तो अगर वहाँ पे वृक्ष ही नहीं होंगे, ठीक है, वृक्ष नहीं होंगे तो वहाँ की मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी और वो मिट्टी क्या होगी? नीचे की ओर बह जाएगी, यानी ढलान की तरफ चली जाएगी। तो ये हमारे थे अपरदन, भूस्खलन, अवनलका वगैरह क्या होते, ये सब चीज़ हमने समझी। और मैं आप सभी से यही आशा करूँगा कि आप इस चीज़ को, यानी ये मृदा और इसके पहले जो भी हमने टॉपिक पढ़े उसको आप अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके MCQs आपको लगाना है, खुद के MCQs बनाना है, खुद की टेस्ट सीरीज बनाना है, ठीक है ना, सेल्फ टेस्ट सीरीज बनाना है, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगाओगे वो अपनी जगह है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई, उससे इस लाइन से एक क्वेश्चन बना, आप खुद की टेस्ट सीरीज बनाओगे तो एक लाइन से आप 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन जितने उससे संभव हो उतने बना सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि सबसे पहले अगर आपके पास अभी समय है तो, अगर समय नहीं है तो जैसे आप इसी साल प्री का एग्ज़ाम देंगे तो अगर आपके पास समय नहीं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो 2025 में देंगे, 2026 में देंगे, वो क्या करेंगे? खुद की टेस्ट सीरीज अभी से बनाना स्टार्ट कर दो और एक अलग से उसके नोट्स प्रकार के बना लें, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ाई करते हुए चलना है कि जो भी टॉपिक पढ़ा उसके टेस्ट सीरीज बनाओ, क्वेश्चंस निकालो उसके, बहुत आसान होगी और सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ठीक है, थैंक यू।